हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सीए गुरु गुप्ता फ्रॉम अन अकेडमी आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज जो हमारा लेक्चर नंबर 5 है एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस विद दैट वेकेशन रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, बट बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, ठीक है, थोड़ा सा मैं जस्ट ब्रीफ लेता हूं अन अकेडमी का। दैट दोस्तों, सबसे पहले आपको अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान परचेज करना पड़ेगा, राइट। अगर आप हमारा पेड लेक्चर देखना चाहते हो, कंप्लीट लेक्चर आप देखना चाहते हो एंड जिसके वेरियस प्लान्स है, मंथ से लेके ईयरली बेसिस पे आप प्लान परचेज कर सकते हो। ओके, एंड दैट इज 4500 पर मंथ से लेके 36000, दैट इज 36000 फॉर 2 इयर्स एंड 24,750 फॉर 12 मंथ्स के लिए है, 1 ईयर के लिए है। एंड इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप हमारा कोड यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, गुरु सीए। ठीक है। नाउ दोस्तों, ये अन अकेडमी लर्निंग ऐप आपको इसके लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो आप प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। देन इसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे ये जो प्लस साइन दिख रहा है, इसे आप यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपको पेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। बिफोर दैट यू कैन हैव डेमो सेशन एज वेल एज, राइट, फ्री कोर्स एंड स्पेशल कोर्सेज में। एंड देन अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप अपना जो गोल है वो सिलेक्ट कर सकते हो, फाइनल, इंटरमीडिएट, फाउंडेशन और सीएस, व्हाटएवर। ओके, एंड देयर आफ्टर आपको अपना सब्सक्रिप्शन प्लान जो है यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट रेट्स में अवेलेबल है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कम ऑन। आज हम अपना सेकंड वाला सेशन स्टार्ट करेंगे, दैट इज जनरल के बाद जो आता है, दैट इज कैसे डायरेक्टर अपनी ऑफिस को लीव करता है। ओके, तो उसके ऑफिस लीव करने के तीन तरीके हो सकते हैं। नंबर 1, या तो वो वैकेट करेगा, या तो वो रिजाइन करेगा ऑफिस से, या तो उसे निकाल दिया जाएगा। तीन चीजें हैं, दैट इज we are going to deal with that section number 167, 168 and 169। 168 में दो रूल है हमारे पास, that is rule 15 and rule 16। ठीक है, so before I start with that vacation resignation and removal वाला part, ठीक है, तो एक बार फटाफट से रिव्यू ले लो क्या क्या हमने अभी तक कवर किया है। हमने कवर किया था टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, जो बताया था एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं। फिर हमने बताया था बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी वगैरह ये डायरेक्टर नहीं हो सकते, ओनली इंडिविजुअल कैन बी अ डायरेक्टर। तीसरा हमने फिर ड्यूटीज बताई थी, इसका टिप्स हमने सिंपल दे दिया था, गुड कैप, बराबर है। देन इसके बाद मैंने बोला था डिन मैंडेटरी है। एंड देन डिस्क्वालिफिकेशन हमने आपके साथ डिस्कस किया था, सेक्शन नंबर 164(1), 164(2) एंड 164(3), राइट। तो बस इतनी सारी चीजें हमने आपके साथ अभी तक डिस्कस की है। नाउ पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो है एग्जांपल लेने वाले हैं, राइट। बट जैसे हम ये तीन सेक्शन कवर अप करते हैं दोस्तों, राइट, तो जब भी हम डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो इन सेक्शंस का वहां पे रेफरेंस आता है। सो आई थॉट कि सबसे पहले अपन ये तीनों सेक्शन कवर कर लेते हैं, एंड जब हम इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे तो वहां पे 164 का भी इंपैक्ट आएगा, 167 का भी इंपैक्ट आ सकता है, देन इसके बाद वहां पे 169 का भी इंपैक्ट आ सकता है, राइट। यस, तो सबसे पहले अपन ये तीन सेक्शन कवर अप करते हैं, इसके बाद जो है हम क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो है वो केस स्टडीज भी कवर अप करेंगे। उसमें हम आपको बताएंगे भी कि कैसे आपको केस स्टडी जो है एग्जाम में प्रेजेंट करना है। सो अगेन इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। ओके, नाउ दोस्तों, सो क्वालिफाई और डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, ये सारी चीजें तो होगी, याद है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ डिस्क्वालिफिकेशन फटाफट से रिवीजन दे लो। सेक्शन 164(1) में हमने जो कवर किया था, दैट इज डायरेक्टर अगर अनसाउंड माइंड होता है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होता है, एडजुडिकेटेड टू बी इंसॉल्वेंट होता है, ओके, कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर मिनिमम 6 मंथ्स है, देन डिस्क्वालिफिकेशन फॉर नेक्स्ट ईयर रहेगा, बट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस, राइट। डिस्क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट हो सकता है, बट कब तक रहेगा, जब तक ऑर्डर उसका फोर्स में रहेगा। देन इसके बाद अगर वो किसी भी शेयर का कॉल अमाउंट नहीं पे कर पाता, किसी भी कॉल अमाउंट को, मतलब एनी कॉल अमाउंट फेल्स टू पे, देन इसके बाद देन डिस्क्वालिफिकेशन स्टार्ट्स आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब फर्स्ट 6 मंथ तक स्टिल वो क्वालिफाइड रहेगा, इसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कब तक, जब तक आप पूरा पेमेंट नहीं कर देते हो। कन्विक्टेड, अगर आप किसी ऑफेंस में पकड़े गए हो विद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। अगर आपके पास डिन अवेलेबल नहीं है तो भी आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। अगर आपने सेक्शन 165(1) को कंप्लाई नहीं किया हुआ है तो भी आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, राइट। ये हाल ही में अमेंडमेंट आया हुआ था, राइट, ये उसका पॉइंट यहाँ पे कवर किया हमने। एंड एज अ रिजल्ट जो है
वो डायरेक्टर को ऑफिस वैकेट करने पे। तो जो आज हम पढ़ने वाले वैकेशन ऑफ ऑफिस सेक्शन नंबर 167 पे, तो उसका वैकेशन यहाँ पे आ जाएगा। ना अगर 164(2) क्या बोलते हैं साहब कि यहाँ पे कंपनी ने डिफॉल्ट किया। मैंने बताया था यहाँ पे डिफॉल्ट कोई और करेगा, भरेगा कोई और, तो यहाँ पे कंपनी डिफॉल्ट कर रही है, राइट। तो एक्चुअल में डिफॉल्ट कौन कर रहा है, डायरेक्टर ही कर रहा है, बट इन द नेम ऑफ कंपनी वो कवर अप किया जाएगा। So if a company fails to file financial statement or annual return for continuous 3 years or fails to repay deposit या उसका interest, या तो interest on debentures that is debenture redeem नहीं कर रही, या तो interest on debentures वो पे नहीं कर रहा है, या तो declare dividend वो पे नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली जो है ये यहाँ पे कवर अप हो जाएगा, राइट। बट दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रख लेना, डिपॉजिट का मतलब लोन नहीं होता है। तो मैंने पहले बताया था यहाँ पे डिपॉजिट डज नॉट इक्वल टू व्हाट, लोन। तो अगर वो लोन का अमाउंट किसी को नहीं रिपे किया है, राइट, या इंटरेस्ट ऑन लोन वो नहीं पे कर रहा है, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं आएगा। क्लियर। तो डिपॉजिट क्या मतलब क्या होता है, जो आप पब्लिक से लेते हो एज अ डिपॉजिट, जो कि आपको उसे सिक्योरिटी के तौर पे आप यूज करते हो, राइट। बट लोन इज समथिंग डिफरेंट, जो कि क्या है, आप उसे क्रेडिट पे लेते हो एंड आपको उस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो अगर आप टर्मिनोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू भी जाओगे तो इंटरेस्ट सॉरी लोन अलग चीज है एंड डिपॉजिट जो है वो अलग चीज है। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है, देन ऑल पास्ट एंड प्रेजेंट डायरेक्टर, जितने भी डायरेक्टर्स, ऑल द डायरेक्टर्स शैल बी लायबल टू बी डिस्क्वालिफाइड फॉर 5 इयर्स फॉर रीअपॉइंटमेंट इन डिफॉल्टिंग कंपनी एंड अपॉइंटमेंट इन अदर कंपनीज, राइट। तो जो डिफॉल्टिंग कंपनीज में उसमें वो रिपॉइंट नहीं हो सकते एंड जो अदर कंपनीज है वो उसमें अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। और अगर वो ऑलरेडी उस कंपनी में है तो उनको क्या करना पड़ेगा, वैकेट करना पड़ेगा ऑफिस। बट हाँ, डिफॉल्टिंग कंपनी जहां जो डिफॉल्टिंग कंपनी वहां पे उनको ऑफिस अपनी वैकेट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। दिस सबसेक्शन डज नॉट अप्लाई टू व्हाट, गवर्नमेंट कंपनी। ये हमने बताया था। बस इतनी चीजें अगर आप ध्यान रखोगे तो आप आराम से अपने प्रोविजंस को याद कर पाओगे। ओके, एंड प्राइवेट कंपनी के लिए इसने क्या बोला था कि प्राइवेट कंपनी को फ्रीडम दिया गया है कि वो कोई भी पॉइंट्स डिस्क्वालिफिकेशन के बाय वर्च्यू ऑफ एओए ऐड कर सकती है। क्लियर? यस। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज डिस्क्वालिफिकेशन, जो कि हमने कवर अप कर दिया था। नाउ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा यहाँ पे वेकेशन की। तो यहाँ पे अल्टीमेटली हमारे पास 3 सेक्शन है आज, सेक्शन नंबर 167, 168 एंड 169, राइट। तो सबसे पहले आ जाइए हम देखते हैं इन सेक्शन नंबर 167 क्या बोलता है। यस, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यस, ये समरी है हमारा। बट बिफोर आई गो विद द समरी, राइट, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ बेयर एक्ट डिस्कस करूं, ठीक है। तो चलो आ जाओ फटाफट से देखते हैं बेयर एक्ट क्या बोलता है। ना बेयर एक्ट क्या बोलता है, वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर में, द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर शैल बिकम वैकेंट। क्या बोल रहा है, शैल बिकम वैकेंट इन केस, इन केस। तो कितने सारे केसेस ये डिस्कस कर रहा है, देखो जरा, ए बी सी डी ई एफ, ओके, एंड देन जी एच। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कितने केसेस हैं दोस्तों, 8 केसेस हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो दिमाग में फिट कर लो, 8 केसेस हैं जहां पे उसको ऑफिस जो है अपनी विकेट करनी पड़ सकती है। नंबर 1, ये क्या बोल रहा है, ही इनकर्स एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 164। तो चाहे वो 164(1) हो, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 164(2) हो, उसको ऑफिस अपना वैकेट करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने बता दिया था 164(2) के केस में स्पेसिफिकली बोला था कि अगर डिफॉल्टिंग कंपनी है, राइट, तो वहां पे उसको अपना ऑफिस वैकेट करने की जरूरत नहीं है, बट अदर कंपनीज में अपना ऑफिस वैकेट कर सकता है। ये पॉइंट्स हमने कवर अप कर लिया था। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। नाउ second point is very important also, he absent himself from all the meeting, very important, all the meetings of the board of director। तो चूंकि कंपनी में क्या होता है दोस्तों, बोर्ड मीटिंग होती है, राइट। और ये बोल रहा है कि अगर कोई भी डायरेक्टर इस बोर्ड मीटिंग में, कोई भी डायरेक्टर इस बोर्ड मीटिंग को अटेंड करने में फेल होता है, एक मीटिंग अटेंड नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो अगर ये बोलते हैं साहब 12 महीने तक, 12 महीने में जितनी भी बोर्ड मीटिंग हो रही है, क्या बोला मैंने, 12 महीने तक, एक महीने में नहीं अटेंड किया कोई दिक्कत नहीं, 2 महीने में अटेंड किया कोई दिक्कत, 3 महीने नहीं अटेंड कोई दिक्कत नहीं सर। बट अगर आपने ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने तक, 1 साल तक जितनी भी मीटिंग हुई है उसमें 1 साल तक अगर आपने मीटिंग अटेंड नहीं की है, ध्यान से समझना, तो आप क्या हो जाएगा यहाँ से,
आपको अपना ऑफिस जो है वो वैकेट करना पड़ेगा। तो इस डायरेक्टर को जो है अपना ऑफिस क्या करना पड़ेगा, वैकेट करना पड़ेगा। मेरे को एक बात बताओ, जब ये ऑफिस वैकेट कर रहा है क्योंकि वो बोर्ड मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहा है, कब तक, 12 महीने तक, तो क्या मैं इस डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई बोल सकता हूँ क्या? बोलो जरा फटाफट से, क्या मैं इस डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई बोल सकता हूँ? नहीं। डिस्क्वालीफाई के लिए दोस्तों सेक्शन 164 1 एंड 2 अवेलेबल है, राइट? बट बोर्ड मीटिंग ना अटेंड करना 12 महीने तक, ये कहीं पे भी नहीं लिखा है, ना ही सेक्शन 164 1 में लिखा है, ना ही सेक्शन 164 2 में लिखा है। तो ये डिस्क्वालीफाई नहीं है, मतलब ये दूसरे कंपनी वगैरह में जो अगर डायरेक्टरशिप कर रहा है तो वो कर सकता है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। बस उसको उस कंपनी से, उस कंपनी का ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा अगर उसने 12 महीने तक कंटिन्यूअसली बोर्ड मीटिंग, कोई भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं की। अगर सपोज मान लो, मैं एग्जांपल बोलता हूं, 12 महीने में 3 बोर्ड मीटिंग हुई है। कितनी बोर्ड मीटिंग हुई? 3 बोर्ड मीटिंग हुई। तो अगर आपने 3 में से कोई एक भी अटेंड कर लिया, बराबर, तो आपको वैकेट करने की ऑफिस जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपने तीनों बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं किए तो फिर आपको ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। बट अगर मान लो 12 महीने में एक ही मीटिंग हुई है, 12 महीने में से सपोज मान लो एक ही मीटिंग हुई और आपने वही एक मीटिंग अटेंड नहीं की दोस्तों, तो भी आपको ऑफिस जो है वो वैकेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा मतलब है, नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग से मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट है साहब 12 महीने में आपको कम से कम एक बार चेहरा दिखाना है। तो बीइंग अ डायरेक्टर आपको साल में एक बार बोर्ड मीटिंग में आपको चेहरा दिखाना ही पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अच्छा, अब इसमें एक चीज और मैं बोलता हूं, जमाना चूंकि टेक्नोलॉजी का है, कभी कभी क्या होता है, बारिश हो रही है या घर में कुछ प्रॉब्लम्स है, आप बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहे फिजिकली, तो बताओ जरा, अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, क्या कर रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, जो कि आज की डेट में देखो कोरोना फैला हुआ है, तो मैक्सिमम जो आज मीटिंग्स हो रही है वो वर्चुअल मीटिंग्स हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रही है, राइट? तो एज पर आईटीएए एक्ट, क्योंकि आईटीएए एक सप्लीमेंट्री एक्ट है, इट्स नॉट अ सब्स्टिट्यूट एक्ट, राइट? तो आईटीएए एक्ट बोलता है कि अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करते हो तो मैं मानूंगा एज इफ यू हैव ज्वाइन व्हाट, फेस टू फेस मीटिंग। तो अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो मैं मान लूंगा कि आपने बोर्ड मीटिंग अटेंड किया हुआ है फिजिकली, राइट? तो यहाँ पे ऑथर्स कमेंट में लिखा हुआ है, मीटिंग कंडक्टेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शैल बी कंसीडर्ड एज इफ ही हैज अटेंडेड द बोर्ड मीटिंग ऑन अ फिजिकल मोड बाय वर्च्यू ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो ये जो असर हुआ है दोस्तों, ये आईटी एक्ट 2000 का असर है। क्लियर? यस। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया था 164। तो मतलब यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलता हूँ कि डायरेक्टर, ध्यान से समझना, अगर 164 में कवर होता है तो बताओ जरा फटाफट से, क्या सेक्शन 167 भी अप्लाई होगा? यस। अगर डायरेक्टर सेक्शन 164 में कवर हो रहा है तो उसे ऑफिस अपना वैकेट करना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? यस। बट मान लो अगर डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, तो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई, अब मान लो इसने ऑफेंस किया, ऑफेंस किया, आ रहा है बात समझ, ऑफेंस किया, ओके, बट कन्विक्टेड नहीं था, एंड नॉट कन्विक्टेड। अब बोलो जरा फटाफट से, ये डिस्क्वालीफाई नहीं है, क्या हुआ, क्या नहीं, इस केस में ये डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है। क्या अब जब ये डिस्क्वालीफाई नहीं है और चूंकि इसने ऑफेंस किया हुआ है, क्या मैं इसको सेक्शन 167 में कवर कर सकता हूं? जल्दी बोलो फटाफट से, देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे एज सच कोई भी ऑफेंस यहाँ पे एज सच कवर नहीं है दोस्तों। ही एक्ट्स इन कंट्रावेंशन स्पेसिफिक ऑफेंस बोल रहे हैं 184 का, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी ऑफेंस नहीं। यहाँ पे अगर ये ऑफेंस 184 वाला है, आ रहा है बात समझ में, 184 वाला ऑफेंस है और कन्विक्टेड नहीं हुआ है तो ये सेक्शन 167 में कवर हो जाएगा। बट यहाँ पे ऐसे कोई ऑफेंसेस जो कि सेक्शन 167 में कवर नहीं है, आ रहा है बात समझ में, और वो डिस्क्वालीफाई भी नहीं है, तो वो वैकेशन में नहीं आएगा। आ रहा है बात समझ में? यस। तो अगर डिस्क्वालीफाई है 100% वैकेशन में आएगा। अगर डिस्क्वालीफाई नहीं है तो फिर दो चीजें आपको देखनी, ऑफेंस क्या सेक्शन 167 में कवर्ड है। अगर सेक्शन 167 में कवर्ड है तो भले वो डिस्क्वालीफाई ना हो फिर भी 167 अप्लाई हो जाएगा। बट अगर कोई भी ऑफेंस सेक्शन 167 में नहीं है, आ रहा है बात समझ में, और वो डिस्क्वालीफाई भी नहीं है, तो फिर वो 167 में अप्लाई नहीं होगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो
सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया आपको, यस, यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आपको बोल रहा हूं, दो चीजें होंगी यहाँ पे, ऑफेंस कवर्ड अंडर सेक्शन 167, ओके। तो वैकेशन हो जाएगा, भले ही वो डिस्क्वालीफाई ना हो, नॉन डिस्क्वालीफाई भी है, बट चूंकि ऑफेंस जो है वो कवर है 167 में, 167 अप्लाई होगा। बट अगर नॉट डिस्क्वालीफाई है, ओके, एंड ऑफेंस नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 167, देन 67 अप्लाई नहीं होगा, 167 नॉट अप्लाइड। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस। तो यहां पे आप देख लो, अगर ये ऑफेंस है, ये कॉन्ट्रावेंशन है 184 का, तो डेफिनेटली ये कवर हो जाएगा। मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप कोई इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करते हो, नो व्हाट डू मीन बाय इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपका बेनिफिट है, मतलब आप कंपनी के प्रतिनिधित्व कर रहे हो कंपनी का, दैट इज एज अ डायरेक्टर, और आप अपने चाचा के, फूफा के, या ऐसे किसी भी लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जिसमें आपका कुछ बेनिफिट हो, या किसी थर्ड पार्टी से भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जिसमें आपका बेनिफिट हो, तो ऐसा अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपका इंडिविजुअल बेनिफिट होता है और आप वो कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करते हो, तो आपको ऑफिस वैकेट कर देना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस। देन इसके बाद सेकंड बोलता है, सपोज मान लो he fails to disclose his interest, अगर मान लो इसने सेक्शन 184 मतलब इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्ट, नाउ इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्ट में वो एंट्री कर रहा है, बट उसको 184 ने अलाउ कर दिया था कि ठीक है भाई आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ध्यान से समझना, मतलब 184 के तहत कुछ इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे थे जिसको अलाउ किया गया था, बराबर है, बट डायरेक्टर ने वो इंटरेस्ट बताना, डिस्क्लोज करना जरूरी है, समझे। इस केस में क्या हो गया, वो एंट्री कर गया, वो एंटर कर गया ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में, भाई साहब क्या हो जाएगा, उसको ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा, क्लियर। दूसरा बोलता है एंटर कर गया और उसने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया, आ रहा है बात समझ। तो इंटरेस्ट अगर उसने डिस्क्लोज नहीं किया, भले ही वो एंटर कर गया, तो इंटरेस्ट का डिस्क्लोज ना करना भी आपको ऑफिस वैकेट करने के लिए मजबूर कर देगा। क्लियर और नॉट क्लियर, यस। तो ए बी सी डी पॉइंट क्लियर है क्या, यस। ए पॉइंट क्लियर है, ए पॉइंट क्या था, डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164। बी पॉइंट क्या बोलता है कि अगर आप सारे बोर्ड मीटिंग अगर आप 12 महीने तक अटेंड नहीं करते हो तो आप वैकेट करना पड़ेगा ऑफिस को, ओके। सी पॉइंट क्या बोलते हैं दोस्तों, अगर आप कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर रहे हो जहां पे आपका इंडिविजुअल बेनिफिट है, आपको डेफिनेटली जो है वो क्या करना पड़ेगा, वैकेट करना पड़ेगा ऑफिस। आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो और आपने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वैकेट करना पड़ेगा ऑफिस। तो ये ए बी सी डी पॉइंट क्लियर है या नहीं क्लियर है, यस ना। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, कोई बात नहीं, बट अपने को पॉइंट दिमाग में रखना है ना। E and F is very very important. Now E and F point is something which you have covered under section 164 as well. Disqualification of director. तो ये 164 1 में आपने इस पॉइंट को कवर अप किया हुआ था, ओके। नाउ यहाँ पे ये क्या बोल रहा है दोस्तों, यस, ये बोल रहा है he becomes disqualified by an order। देखो यहाँ पे आगे डिस्क्वालिफिकेशन मतलब 164 1 की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया और आप क्या हो गए दोस्तों, डिस्क्वालीफाई हो गए, ठीक है। या एफ क्या बोलता है, आपने कोई ऑफेंस किया और पकड़े गए, ये भी हमने वहां पे कवर किया हुआ था, whether having got moral turpitude or otherwise and sentenced, मिनिमम कितना हुआ हो, 6 महीने का, मैंने बताया था, यस। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है दोस्तों, राइट, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये बोल रहा है पोस्टपोनमेंट ऑफ सर्टेन ग्राउंड्स ऑफ वेकेशन ऑफ ऑफिस। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा था, देखो डिस्क्वालिफिकेशन पे अगर ये चीजें हुई थी तो इसने बताया था कि डिस्क्वालिफिकेशन भी थोड़े टाइम के बाद अप्लाई होगा, मतलब कुछ वहां पे एक्सटेंशंस मिले हुए थे, याद आ रहा है, यस। सेम वे ये यहाँ पे भी बोल रहा है कि अगर आपको ट्रिब्यूनल ने या किसी कोर्ट ने बोला है कि आप डिस्क्वालीफाइड हो, या तो आपने ऑफेंस किया और पकड़े गए एंड मिनिमम सजा कितनी हुई,
6 महीने की सजा हुई। आ रहा है बात समझ में? यस। तो यहाँ पे ये 164(1) में क्या बोलता है, 5 साल के लिए आप डिस्क्वालिफाइड हो फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस। ये वहां पे हमने बताया था, राइट? तो 5 साल, बट कब से? जब से आपको इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस आ गया तब से। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अब यहाँ पे बोलता है प्रोवाइडेड दैट द ऑफिस शैल नॉट बी वेकेटेड। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं भले ही आप यहाँ पे डिस्क्वालिफाइड हो गए हो, भले ही आप डिस्क्वालिफाइड हो गए हो, ओके, कितने साल के लिए मैं मान लेता हूँ, चलो इस केस में मैं 5 साल के लिए मान लेता हूँ, 5 साल के लिए आप डिस्क्वालिफाई हो गए, राइट? बट ये बोलता है अब 5 साल कब से डिस्क्वालिफाई हो गए दोस्तों? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस। फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन नहीं बोल रहा है, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस बोल रहा है। आ रहा है बात समझ में? यस। तो अब ये अगर मिनिमम 6 महीने के लिए दिया गया है तो 6 महीना आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और जिस दिन वो एक्सपायर्ड होगा वहां से आपका 5 साल का जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन कंटिन्यू हो जाता है। क्लियर? यस। अब यहाँ पे बोलता है कि अगर आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो ए वाला पॉइंट बोलता है कि आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। ऑफिस क्या करना पड़ेगा? वैकेट करना पड़ेगा। तो जिस टाइम पे अगर ये वाला पॉइंट नहीं होता तो मैं बोलता जिस टाइम पे आप कन्विक्टेड हुए, आ रहा है बात समझ, जिस टाइम पे आप डिस्क्वालीफाइड घोषित कर देंगे उसी टाइम से आपको ऑफिस भी वैकेट कर देना पड़ता। बोलिए यस और नो? यस। बट ये क्या बोलता है, आपको उस टाइम पे ऑफिस वैकेट नहीं करना। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, प्रोवाइडेड दैट द ऑफिस शैल नॉट बी वैकेटेड। आ रहा है बात समझ? ऑफिस शैल नॉट बी वैकेटेड बाय द डायरेक्टर इन केस ऑफ ऑर्डर्स रिफर टू इन क्लॉजेस ऑफ ई एंड एफ। तो ई और एफ वाले केस में आपको तुरंत ऑफिस वैकेट नहीं करना। कब तक के लिए? देखो यहाँ पे लिखा है बाय द डायरेक्टर इन केस ऑफ ऑर्डर फॉर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। Now, from the date of conviction or order of disqualification, तो तुरंत आपको ऑफिस वैकेट नहीं करना है। मतलब यहाँ पे अगर ये डायरेक्टर है, यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्टर है एंड इसने ऑफेंस किया और ये इस टाइम पे कन्विक्ट हुआ, बराबर? यस। और कन्विक्ट होने के बाद ध्यान से समझना, कन्विक्ट हो गया, पकड़ा गया और इसे सजा हुआ, सेंटेंस फॉर इम्प्रिजनमेंट, सेंटेंस फॉर इम्प्रिजनमेंट कितने का हुआ? फॉर 7 months से सपोज, ओके, 7 महीने का हुआ। यस। तो अब यहां पे ये बोलता है जिस दिन आपको सेंटेंस हुआ उससे लेके 7 months तक, 7 months तक, राइट? तो ये हो जाएगा डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस, राइट? और यहां से अब आपका 5 साल का डिस्क्वालिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। 5 साल का डिस्क्वालिफिकेशन यहां से स्टार्ट हो जाएगा। अगेन इसके बाद आप क्वालिफाइड हो जाओगे, तो उस टाइम पे तो आप अपॉइंट हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या रीअपॉइंट भी हो सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट अब बात ये आती है साहब कि जो मेरा ऑफिस वैकेट करना है वो मैं कहां से करूं? यहां से ऑफिस वैकेट करूं या मैं यहां से ऑफिस वैकेट करूं? समझ में आ रहा है क्या? यस। अब चूंकि आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो ऑफिस आपको वैकेट करना है, बट ये क्या बोलता है, ऑफिस आपको वैकेट नहीं करना। ऑफिस शैल नॉट बी वैकेटेड बाय द डायरेक्टर इन केस ऑफ ऑर्डर्स रिफर टू इन क्लॉजेस ई एंड एफ। कब तक के लिए? 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन और ऑर्डर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। तो जिस दिन, तो आप से सपोज मान लो कन्विक्ट हो गए, इस दिन से लेके 30 days तक, 30 days तक आप ऑफिस कंटिन्यू कर सकते हो। आ रहा है बात समझ? या तो डेट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, तो जिस दिन आपका डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर आ गया हो, कोर्ट का ऑर्डर आ गया हो, ठीक है, तो कोर्ट ने कन्विक्ट किया या कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, जैसे सपोज मान लो कोर्ट का ऑर्डर यहां पे आया ना, कोर्ट का ऑर्डर यहां पे आया तो 30 days, राइट? तो यहां पे आप देखो ये लिखा हुआ है for 30 days from the date of conviction or order of what? Disqualification.
तो दोनों में से कोई सा भी जो एक पॉइंट है, कन्विक्शन हो या ऑर्डर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन हो, इन दोनों में से जो भी हो 30 डेज आपका कवर हो जाएगा। तो इस 30 डेज तक आपको ऑफिस वैकेट करने की जरूरत नहीं है, दो यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटमेंट, डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर। यहां तक क्लियर हो? यस। नाउ अब क्या होगा, जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया या आप यहां पे कन्विक्ट हुए, अब कंपनी आपको बोलती है भाई साहब आप ऑफिस वैकेट करो, आप डिस्क्वालीफाई हो गए, राइट? तो यहां पे अगर वो डायरेक्टर अपील में जाता है, सो वेयर एन अपील और पिटीशन इज प्रेफर्ड विद इन 30 डेज एज अफोरसेड। तो मतलब इन यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर डायरेक्टर किसी भी टाइम पे क्या कर देता है दोस्तों, अपील टू हाई रैंक कोर्ट या हाई कोर्ट, बराबर? यस। तो इस केस में अगर वो अपील करता है, राइट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जब वो अपील करता है, आ रहा है बात समझ में? तो ये बोलता है वेयर एन अपील और पिटीशन इज प्रेफर्ड विद इन 30 डेज एज अफोरसेड अगेंस्ट द कन्विक्शन और रिजल्ट इन सेंटेंस और ऑर्डर until expiry of 7 days from the date on which such appeal or petition is disposed of। क्या बोल रहा है यहां पे, एक्स्ट्रा 7 डेज आपको और मिल जाएगा, एक्स्ट्रा 7 डेज तक आप और ऑफिस अपना वेकेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस शैल नॉट बी वेकेटेड इन दिस केस, पिंक में लिखा, पिंक का मतलब हो गया साहब सिचुएशन, राइट? तो इस सिचुएशन में जब तक 7 दिन एक्सपायर नहीं हो जाते फ्रॉम द डेट ऑन विच सच अपील और पिटीशन इज डिस्पोज्ड ऑफ, तब तक आप ऑफिस वेकेट नहीं करोगे। तो कहने का मतलब कितना हो गया, तो सपोज मान लो यहाँ पे आपने अपील फाइल की और अपील डिस्पोज हो रही है इस तारीख को, अब अपील भी चलेगी ना, बिल्कुल, तो अपील चल रही है सपोज मान लो इस तारीख को और यहां से डिस्पोज हुआ, ओके, और यहां से लेके 7 डेज तक, यहां से लेके 7 डेज मतलब कन्विक्शन आप यहां हुआ और ये अपील यहां से लेके यहां तक चला, तो आपको वेकेशन की जरूरत नहीं है। मतलब इस पीरियड में आप डिस्क्वालिफाइड हो बट ऑफिस आपको वेकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अब मान लो यहां पे डिस्पोज हुआ, मतलब यहां पे क्या आ गया दोस्तों, ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आया अगेंस्ट द डायरेक्टर कि भाई आप डिस्क्वालिफाइड हो, आपको ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। ओके, तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट उसने फिर से अपील फाइल कर दी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पे सपोज मान लो इस बार अपील फाइल कर दी। अब इस केस में क्या होगा, नाउ सी, अब इस केस में क्या हो रहा है, यस, वेयर एनी, ये लिखा वेयर एनी फर्दर अपील और पिटीशन इज प्रेफर्ड अगेंस्ट द ऑर्डर और सेंटेंस। तो अब ये जो फर्स्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल को जो उसने किया था, ठीक है, तो उसका ऑर्डर आया एंड यहां पे क्या बोल रहा है, उसने फर्दर अपील कर दिया विद इन 7 डेज, बट कितना किया इस बार, विद इन 7 डेज, विद इन 7 डेज का until such further appeal or petition is disposed of। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, विद इन 7 डेज आपको अब अपील फाइल करना पड़ेगा। तो अब जो यहाँ पे आप अपील फाइल कर रहे हो, तो ऑर्डर ये आया था बट ऑर्डर से लेके अपील फाइल करने की जो डेट इसने दी है वो 7 डेज दी हुई है। तो अगर आप इस 7 डेज के भीतर भीतर अपील कर देते हो, आ रहा है बात समझ में, तो जब तक ये अपील चलेगा, डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता है, तो से अब जो अपील जो है वो डिस्पोज ऑफ यहाँ पे हो रहा है, गेट इट? तो इस पॉइंट तक आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑफिस ऑफ वेकेट करने की जरूरत नहीं है। तो इस पॉइंट से लेके कन्विक्शन से लेके ये डिस्पोज ऑफ तक आपको वेकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नो वेकेशन ऑफ ऑफिस इज रिक्वायर्ड। आया बात समझ में या नहीं आया? yes. तो ये सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल रहा है दोस्तों कि यहाँ पे मैंने आपको क्या दे दिया, वेकेशन ऑफिस, ऑफिस को वेकेट करने का जो तारीख था वो मैंने पोस्टपोन कर दिया। मतलब आपको वेकेट कब करना पड़ता था, जब आप या तो कम ऑन कोर्ट ऑर्डर आ जाए ये पॉइंट पे, या तो आप कन्विक्ट हो जाओ ये पॉइंट पे, आपको ऑफिस वेकेट ही करना था। आ रहा है बात समझ में?
बाकी के डिस्क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे वैकेट करना ही पड़ेगा। बट अगर कॉन्सेप्ट कौन सा ई वाला है या एफ वाला है, मतलब जहां पे कोर्ट ने आपको कन्विक्ट किया हो या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से आप डिस्क्वालिफाइड हो गए, तो इस केस में आपको एक फैसिलिटी दी जाती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पोस्टपोनमेंट ऑफ वैकेशन ऑफ ऑफिस। तो इस केस में दोस्तों आप क्या कर सकते हो, पहले 30 डेज तक, क्या बोल रहा हूं मैं, पहले आप 30 डेज तक पोस्टपोन कर सकते हो। ओके, देन इसके बाद इन 30 डेज में अगर आप अपील फाइल करते हो, ध्यान से समझना, तो आप जितना, जब तक आपका अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता है, मतलब अपील कब करना है दोस्तों, 30 दिन के अंदर। और एक बार ये अपील अगर आपने 30 दिन के अंदर कर दिया, तो जब तक ये अपील जो है डिस्पोज ऑफ नहीं हुए, मतलब इसका ऑर्डर नहीं आ जाता है, तब तक आपको ऑफिस वेकेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मान लो इसका ऑर्डर आ गया, तो अब विद इन 7 डेज फ्रॉम दैट ऑर्डर अगर आप अपील फाइल कर देते हो, तो वो अपील भी आपको, उस अपील का भी आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा वेकेशन में। और जब तक वो नेक्स्ट अपील भी डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती है, तब तक आपको ऑफिस वेकेट करने की जरूरत नहीं है। तो शॉर्टकट में मैं क्या बोलूं कि जब तक आपका अपील वाला प्रोसेस चल रहा है, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, जब तक आपका अपील वाला प्रोसेस चल रहा है, तब तक आपको ई क्लॉज एंड एफ क्लॉज में ऑफिस को वैकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दो यू आर डिस्क्वालिफाइड। आई होप आई एम क्लियर। मैं फिर से लैंग्वेज में बोलता हूं, आप चाहो तो यहां पे लिख लेना, ई एंड एफ के लिए मैं बोल रहा हूं, फॉर क्लॉज, यस, यहां पे आप लिखो फॉर क्लॉज 167 ई एंड एफ, राइट, यस। तो अब ये ई एंड एफ में क्या बोल रहे हैं, if director is disqualified either by tribunal or as a result of conviction by court for offense committed for which sentence for imprisonment is given for minimum 6 months. Clear or not clear? However, he is not liable to vacate his office immediately, but it can be postponed first for next 30 days, right, and second for further period till appeal is disposed of if appeal is filed. If first appeal is filed within 30 days, right, and third for further period till second appeal is disposed of if such second appeal is filed within 7 days from order. Yes.
बस ये आपको याद रखना है दोस्तों, क्लियर और नॉट क्लियर। और उसका डायग्राम जो है वो मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो दिस इज द बेसिक डायग्राम जो आपको समझ में रखना है, दिमाग में रखना है। पहला कन्विक्शन यहाँ से, तो यहाँ से लेके जब तक आपकी अपील जो है वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती तब तक आपको ऑफिस वैकेट करने की जरूरत नहीं है, दो यू आर डिस्क्वालिफाइड। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। पक्का 100%? यस। यहां तक क्लियर हो? बहुत बढ़िया। नाउ अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो यहां पे हमारा जो है यस ई एंड एफ वाला क्लॉज जो है वो कंप्लीट हो जाता है और इसके लिए हमने तीनों पॉइंट कवर कर लिए। तो दिस ई एंड एफ क्लॉज इज इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम ए वाला क्लॉज। ए वाला क्लॉज इज आल्सो इंपॉर्टेंट। बी वाला क्लॉज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज सिंपल। आपको ये देख लेना 12 महीने में उसने कोई भी अगर बोर्ड मीटिंग अटेंड किया तो उसको वैकेट करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज उसको ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। सी वाला मैंने आपको बोल दिया था, दैट इज अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर करते हो तो सी एंड डी दोनों ही इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्ट के लिए था, तो आप एंटर करते हो तो भी आपको ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। और अगर इन द केस 184 अलाउ भी कर देता है और आप अपना इंटरेस्ट अगर डिस्क्लोज नहीं करते हो तो भी आपको फिर ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा, राइट। देन ई एंड एफ की बात करें तो ई एंड एफ के लिए मैंने आपको बता दिया पोस्टपोनमेंट ऑफ सर्टेन ग्राउंड्स ऑफ वैकेशन ऑफ ऑफिस। तो पोस्टपोनमेंट जो है पहला 30 डेज, देन नेक्स्ट फर्स्ट अपील के केस में टिल द टाइम अपील इज डिस्पोज्ड ऑफ, एंड थर्ड पॉइंट के केस में अगेन अगर आप सेकंड अपील करते हो तो अगेन टिल द टाइम अपील इज डिस्पोज्ड ऑफ। तो जब तक अपील आपकी डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती तब तक आपको वैकेट करने की जरूरत नहीं है ऑफिस, ओके। देन इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप रिमूव होते हो, अगर आप ध्यान से समझना, सेक्शन 169 में रिमूव किया जाता है। मैंने आपको तीन सेक्शंस बताए थे, 167, 168, 169। रेजिग्नेशन के केस में आपको ऑफिस वैकेट यहाँ पे सेक्शन 167 लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप रिजाइन करोगे तो रिजाइन के केस में कब ऑफिस वैकेट करना वो सेक्शन 68 ही बता देगा, ओके। बट अगर आप रिमूव किए जाते हो तो सेक्शन 169 के तहत अगर आप रिमूव किए जाते हो बिफोर expiry of terms get expired, right? तो before expiry of terms of office, मतलब ऑफिस का टर्म खत्म नहीं होता, उसके पहले आप अगर रिमूव कर दिए जाते हो कंपनी से तो आपको अपना ऑफिस जो है वो वैकेट करना पड़ेगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। एच पॉइंट क्या बोलते हैं? He having been appointed a director by virtue of his holding any office or other employment in the holding subsidiary or associate company ceases to hold such office or other employment in that company. Now ये क्या बोल रहा है दोस्तों, आपको अपना ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। ये सपोज मान लो XYZ लिमिटेड है, ओके, और इसकी जो है होल्डिंग कंपनी है, या तो इसकी सब्सिडरी कंपनी है, या तो किसी भी तरीके से कनेक्टेड कंपनी दैट इज एसोसिएटेड कंपनी है। इन तीनों कंपनी में अगर आप एज अ डायरेक्टर, सी सपोज मिस्टर एक्स अपॉइंट हो रहा है एज अ डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर, तो अगर आप इसकी कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर हो, मतलब ऑलरेडी इस कंपनी से आपका कोई ना कोई लिंकअप है, यस, तो ये बोलता है इफ ही having been appointed a director by virtue of his holding any office of a director, तो as a director or other employment, या आप as an employee भी अपॉइंट होते हो तो फिर आपको जो है क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो भी आप डायरेक्टरशिप यहाँ पे आप अप्लाई किए हुए हो, इस डायरेक्टरशिप से आपको अपना वैकेशन आपको जो इस डायरेक्टरशिप से है, इस डायरेक्टरशिप इस ऑफिस से आपको निकलना पड़ेगा। यू हैव टू वैकेट द ऑफिस ऑफ दिस डायरेक्टरशिप इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, right, as a directorship or as an employee if you have been appointed in holding company, subsidiary company or associated company of that company. क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो यहाँ पे जो है वो आपको ऑफिस फिर छोड़ना पड़ेगा अगर आप इन सब कंपनीज में उसकी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएटेड कंपनी में एज अ डायरेक्टर और एज एन एम्प्लॉय अगर आप अपॉइंट होते हो तो XYZ कंपनी की डायरेक्टरशिप से आपको निलंबित होना पड़ेगा, आपको ऑफिस छोड़नी पड़ेगी, वैकेट करनी पड़ेगी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो ये टोटल दोस्तों हमारे पास 8 पॉइंट्स थे आपको वैकेशन के लिए, राइट। अब इंपॉर्टेंट ये आती है कि अगर आपको ऑफिस वैकेट करना है
ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको ऑफिस वैकेट करना है तो क्या आपको उसके लिए कुछ फॉर्मल प्रोसेस अप्लाई करने पड़ेंगे या फॉर्मल प्रोसेस की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बोलता है साहब ये जो वैकेशन ये ऑटोमेटिक होगा, मतलब कोई भी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा हुआ है, द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर शैल बिकम वैकेंट, मतलब शैल बिकम वैकेंट, मतलब अगर आप ये केसेस इन 8 केसेस में आते हो तो आपको जो है अपना ऑफिस ऑटोमेटिकली जो है वो वैकेंट करना पड़ेगा, मतलब बोले आपको करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली वैकेंट हो जाएगी। तो इस बिकम वर्ड से आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज ये किसकी बात कर रहा है, ऑटोमेटिक वेकेशन ऑफ ऑफिस की बात कर रहा है, वेकेशन ऑफ ऑफिस की बात कर रहा है, ऑटोमेटिक वेकेशन हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑटोमेटिक वेकेशन का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे ना ही आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगी कि भाई मेरे से ऐसा क्यों कराया जा रहा है, मुझे क्यों अपन, नहीं भाई साहब, अगर आप इस 8 पॉइंट्स में कवर होगा तो आपको अपॉर्चुनिटी भी देने का हक नहीं है। नंबर 1, कोई भी जनरल मीटिंग, कोई भी बोर्ड मीटिंग नहीं होगा, नो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन विल बी पास, तो यहाँ पे ना ही आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा, ना ही कोई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा, और ना ही कोई बोर्ड के पास पावर होगा कि आपको किसी भी ग्राउंड पे, ये जो 8 ग्राउंड है इस पे आपको वेव ऑफ दे दे। तो कोई भी माफी, कोई भी कंसेशन, कोई भी रियायत आपको नहीं मिलेगी। अगर आप इस 8 कॉन्सेप्ट में कवर होते हो तो आपका ऑफिस आपको वैकेट करना पड़ेगा एंड दैट विल बी डन ऑटोमेटिकली। उसके लिए कोई भी फॉर्मल प्रोसीजर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट इसके बावजूद भी अगर आप ऑफिस कंटिन्यू करते हो ये जानते हुए भी कि अब आप यू आर लायबल टू वैकेट योर ऑफिस, देन इन दैट केस subsection 2 will be applied and you will be punishable with imprisonment which may extend to 1 year or with fine which may extend toward 1 lakh to 5 lakh rupees or with both। क्लियर और नॉट क्लियर, यस। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर आप 8 पॉइंट पे आ गए दोस्तों तो उसमें से आपको ऑफिस ऑटोमेटिकली वेकेट करनी पड़ेगी। बट यस, ई एंड एफ वाले पॉइंट में आपको 30 डेज प्लस टिल द टाइम अपील इज डिस्पोज्ड ऑफ, चाहे फर्स्ट अपील हो या सेकंड अपील हो, बट उसके लिए पॉइंट ये याद रखना, फर्स्ट अपील 30 डेज के अंदर होना चाहिए एंड सेकंड अपील जो है वो 7 डेज के अंदर होना चाहिए। अगर ये 30 डेज एंड 7 डेज के अंदर है तो ही आपको पोस्टपोनमेंट मिलेगा, अदरवाइज पोस्टपोनमेंट नहीं मिलेगा। आगे बात, और दूसरी बात है पोस्टपोन मिलेगा तो कितना मिलेगा, टिल द टाइम अपील इज डिस्पोज्ड ऑफ। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस। नाउ दोस्तों अब बात समझना, अब इस डायरेक्टर ने अगर ऑफिस अपना वैकेट कर दिया, ऑफिस क्या कर दिया, वैकेट कर दिया अंडर एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो ये जो भी 8 पॉइंट थे, तो अब जो वैकेंसी अराइज होगी ना, यहाँ पे वैकेशन तो नहीं था राइट, बट इसके केस में अगर यहाँ पे भी वो हार जाता है, मैंने क्या बोला, अगर वो केस हार जाता है अपील करने के बाद भी, इफ डायरेक्टर यस, इफ डायरेक्टर लॉस्ट हिज केस, देन अब बताओ क्या हो गया यहाँ पे, वैकेशन, he has to vacate the office, right? vacate the office होगा बिल्कुल, और यहाँ पे पनिशमेंट वगैरह लग जाएगा अगर आप वैकेट नहीं करते हो तो, राइट? और अगर आप वैकेट कर देते हो तो वैकेंसी राइज होगी। तो अब ये जो पोजीशन खाली पड़ा है, बताओ जरा फटाफट से, क्या यहाँ पे नया डायरेक्टर अपॉइंट होगा, वेदर न्यू डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड, whether new director can be appointed। क्वेश्चन मेरा है सबसे पहले तो वेदर की बात करो और दूसरा एंड इफ सो हु कैन अपॉइंट, हु कैन अपॉइंट, आ रहा है बात समझ में, यस। तो यहाँ पे यस, ये जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास थर्ड वाला, where all the directors of a company vacate their offices under any of the disqualification, the promoter सबसे पहले कौन इसको अपॉइंट करेगा, यस, अपॉइंटमेंट मतलब पॉसिबल है, थर्ड ने बोल दिया भाई अपॉइंटमेंट पॉसिबल है, बट इसको अपॉइंट कौन करेगा, दूसरे डायरेक्टर को प्रमोटर करेगा। और अगर प्रमोटर नहीं है राइट उस कंपनी का,
तो फिर कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। अपॉइंट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, जितने भी चाहिए, बट इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? ऑल डायरेक्टर्स। आ रहा है बात समझ? जब तक ऑल डायरेक्टर्स रिमूव, और मैंने बताया था अगर डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो सारे डायरेक्टर्स ही क्या होते हैं दोस्तों? निलंबित होंगे, दैट इज उनको डिस्क्वालीफाई होंगे, उनको अपना ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। एंड जब ऑल डायरेक्टर्स अपना ऑफिस वैकेट कर रहे होंगे तो उस केस में पहला या तो प्रमोटर अपॉइंट कर सकता है, अगर प्रमोटर नहीं है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। अच्छा, फिर इसके बाद आता है ये जो लोग अपॉइंट होंगे उनका ऑफिस होल्डिंग पीरियड क्या होगा? पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होता है? तो बहुत सिंपल है, टिल द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। तो नॉर्मल प्रोविजन के बेसिस पे जब तक नए डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर्स अपॉइंट नहीं कर देते, जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर जब तक अपॉइंट नहीं कर देता है तब तक वो डायरेक्टर्स को अपना ऑफिस जो है वो होल्ड करना पड़ेगा। आया बात समझ में? यस। तो यहाँ पे अगर सिंपल लैंग्वेज में आंसर देता हूं मैं यहाँ पे, ओके, तो whether new director can be appointed? Yes, new director can be appointed under section 167(3). By whom? By promoter, and if not then central government, right? And what would be the period of holding? Come on, period of holding क्या होगा? पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा? टर्म्स ऑफ, ऐसे लिखो, टू द एक्सटेंट ऑफ टाइम टिल न्यू डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग। क्लियर और नॉट क्लियर? तो जब तक कंपनी जो है जनरल मीटिंग कंडक्ट नहीं कर लेती, जो आपने सी एंटर में पढ़ा हुआ है, जनरल मीटिंग जब तक कंडक्ट नहीं कर लेती है और वहां पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं हो जाता है, तब तक नया डायरेक्टर जब तक अपॉइंट नहीं होता तब तक ये वाला जो डायरेक्टर है जिसे प्रमोटर या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया अंडर सेक्शन 167(3) वो कंटिन्यू करेगा। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो दैट इज 167 वाला पार्ट्स है ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। और लास्ट पॉइंट इसका आता है, लास्ट सेक्शन आता है, मतलब प्राइवेट कंपनी जो है वो बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल्स एनी अदर ग्राउंड फॉर वेकेशन ऑफ ऑफिस वो जो है ऐड कर सकती है। क्लियर? तो इसका पूरा जो क्रक्स था दोस्तों वो मैंने यहाँ पे दे दिया है। नंबर 1, 8 ग्राउंड्स फॉर वेकेशन ऑफ ऑफिस है। ओके, पोस्टपोनमेंट ऑफ वेकेशन ऑफ ऑफिस इन दो केसेस मिलेगा, दैट इज ई एंड एफ, दैट इज 30 डेज, ओके, सॉरी 7 डेज नहीं है, टिल अपील डिस्पोज ऑफ। सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसा कर दो, टिल अपील डिस्पोज ऑफ, फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील दोनों के ही केस में, राइट? यस। ऑटोमेटिक वेकेशन कहेगा, यस बिल्कुल ऑटोमेटिक वेकेशन रहेगा, यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड नहीं है, कोई भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं, कोई भी वेवर नहीं है। देन इसके बाद नो रिक्वायरमेंट ऑफ होल्डिंग एनी क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर, यहाँ पे उसको कोई भी क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर रखने की जरूरत नहीं है, राइट? अगर वो क्वालिफिकेशन शेयर नहीं भी रखता है तो भी उसको ऑफिस वैकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ डायरेक्टर नॉट वैकेटेड हिज ऑफिस देन यहाँ पे पेनल्टी पनिशमेंट आ जाएगा। एंड प्राइवेट कंपनी जो है एडिशनल ग्राउंड यूज कर सकती है वैकेट करने के लिए। बोलो जरा फटाफट से, आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? पक्का? तो इसी के साथ हमारा ये सेशन जो है कौन सा, दैट इज वेकेशन ऑफ ऑफिस, हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स हम रेजिग्नेशन एंड रिमूवल की बात करेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए आप इजाजत दें। थैंक यू सो मच।